दो सेट्स को कवर कर लिया है, 2 सेट्स कवर कर लिए हैं और आज का सेट रहने वाला है हमारा थर्ड सेट। ठीक है, तो थर्ड सेट पे भी हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली टू बूस्ट सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन इंडिया, भारत के अंदर जो कॉटन का प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करने के लिए इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है। एमओयू क्या होता है? एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये किस देश के साथ साइन किया गया है ये पूछा गया है। तो ये साइन किया है जर्मनी के साथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। ये है देखिए, दिस इज द जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। और जर्मनी के आसपास के देशेस की हम बात करें तो नीदरलैंड है, यहाँ पर आपका बेल्जियम है। ठीक है, तो इस तरीके से सराउंडेड है, दिस इज जर्मनी और यहाँ की कैपिटल बर्लिन। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति या फिर आपके प्रधानमंत्री नहीं होते, यहाँ पर होते हैं चांसलर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर नए चांसलर अपॉइंट हुए हैं 2021 के अंदर रिसेंटली, तो ये करंट न्यूज़ में भी था, करंट अफेयर के क्वेश्चंस में भी आता है ये। तो वो हैं ओलाफ स्कॉल्च। ओलाफ स्कॉल्च इज द न्यू चांसलर ऑफ द जर्मनी। नाम आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आता है कई बार। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एविडेंस ऑफ द फर्स्ट यूज ऑफ फायर, मतलब आग का पहली बार जो इस्तेमाल हुआ, ठीक है, वो किस कालखंड में देखने को मिलता है? ठीक है, तो ये देखने को मिलता है न्यूलिथिक पीरियड में। अब देखिए न्यूलिथिक पीरियड जो है ये एक तरीके से एंशियंट हिस्ट्री में जो आपका हिस्टोरिकल डिवीजन है उसके अंदर सबसे लास्ट वाला पार्ट बनता है। ठीक है, न्यूलिथिक के बाद चालकोलिथिक पीरियड आता है, बट वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ फायर के जो आग का इस्तेमाल करने के जो अवशेष हैं या सबूत हैं वो आपको देखने को मिले हैं न्यूलिथिक कल्चर के अंदर या न्यूलिथिक पीरियड के अंदर। ठीक है, और इससे पहले जो 3 पीरियड्स थे वो थे आपके पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, देन नियोलिथिक। दिस इज द लास्ट स्टेज और लास्ट पार्ट ऑफ द बेसिकली लास्ट पीरियड ऑफ द एंशियंट एरा। ठीक है, अब इसके अंदर तो एक तो फायर के यूज़ के आपको एविडेंस मिले हैं, प्लस साथ में एग्रीकल्चर कि इस टाइम पर जो एग्रीकल्चर है वो शुरू हो चुकी थी। ठीक है, इसके साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं कि खेती जो लोग थे उन्होंने खेती करना चालू कर दिया था। साथ में जो व्हील है, पहिया, ठीक है, व्हील की डिस्कवरी भी इन लोगों ने कर ली थी इस टाइम पर। जो नियोलिथिक पीरियड का टाइम था, इस टाइम तक एग्रीकल्चर के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, व्हील्स के चक्का। ठीक है, जिससे वो लोग अपने बुलक कार्ट वगैरह में लगा कर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का में यूज़ किया जाता था उसे। ठीक है, तो व्हील की भी डिस्कवरी कर चुके थे ये लोग। और इस टाइम पर पॉटरी का भी यूज़ लोगों ने शुरू कर दिया था। पॉटरी मतलब जो मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं उन सभी का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। ठीक है, और एक और यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है, जो न्यूलिथिक टाइम पीरियड था यहाँ पर जो एक सेटल्ड लाइफस्टाइल है, सेटल्ड लाइफ। ठीक, अब देखिए एग्रीकल्चर जब इन्होंने शुरू किया तो उसके बाद में जो पहले क्या थे, खाना बदोश टाइप के थे, मतलब एक जगह खाना मिला वहाँ पे ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह जाके चले गए। तो जब इन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया तो जो इनकी लाइफस्टाइल है या स्पीसीज़ है, ठीक, वो क्या हो गई, एक जगह पे जाके कन्फाइंड हो गई, वहाँ पर रहना इन लोगों ने शुरू कर दिया, एक जगह सेटल लाइफ शुरू कर दी। ठीक है, मतलब जो भटकती हुई आत्माएं कहा जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं, तो उन भटकने की जगह एक जगह आके ये लोग सेटल्ड हो चुके थे। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इन्होंने पहली बार इस टाइम के आसपास में ही जो डेथ होते हैं, मतलब जो डेड बॉडीज़ होती है उनको बरीड करना, मतलब जलाना या दफनाना, ये सब चीज़ों को भी शुरू किया। मतलब जो पहले क्या था, मर गया तो मर गया, अपने साइड में पड़ा हुआ है, जानवरों ने खा लिया। तो इस टाइम पर क्या हुआ कि इनको समझ में आया कि जो मर गया है उसको जला देना चाहिए या फिर उसे दफना देना चाहिए। इस तरह की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हुई। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो न्योलिथिक कल्चर पीरियड में या न्योलिथिक पीरियड के टाइम पर देखने को मिलती है। ठीक है, फिर है किस रॉक एडिक्ट के अंदर, ठीक है, किस रॉक एडिक्ट के अंदर जो अशोक वर्ड है ये लिखा गया है, मतलब अशोक वर्ड के बारे में बात करी गई है कि जो अशोक वर्ड है मतलब अशोक सम्राट है, किस
एडिक्ट के बारे में, मतलब किस इंस्क्रिप्शन के अंदर इसके बारे में बात करी गई है। वो इंस्क्रिप्शन है आपका मस्की इंस्क्रिप्शन। अब जो ये मस्की इंस्क्रिप्शन है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और जो ये मस्की इंस्क्रिप्शन है, ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट है रायचूर, रायचूर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। वहाँ पर ये इस इंस्क्रिप्शन के अवशेष या स्रोत आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो मस्की, यहाँ पर एक रिवर भी फ्लो करती है, मस्की नाम की एक रिवर फ्लो करती है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो रिवर है, ये बेसिकली ट्रिब्यूटरी है किसकी, तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा जो रिवर है उसकी क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और इस इंस्क्रिप्शन के बारे में जो सबसे पहले जिसने अशोक का नाम के बारे में बताया, मस्की इंस्क्रिप्शन, इसको फाइंड किया था सी बियार्डन ने, सी बियार्डन, ठीक है। और कब किया था, 1915 के अंदर, ठीक है। और इसी इंस्क्रिप्शन में पहली बार अशोक को जो है, मतलब जो एम्परर था उसको एज अशोक नाम दिया गया, अशोका को अशोक के नाम से जाना गया। इससे पहले जो, मतलब इस इंस्क्रिप्शन से पहले अशोक को किस नाम से जाना जाता था, वो नाम भी इम्पोर्टेंट है। वो है देवनामी पिया प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था। कभी कभी पूछ लिया जाता है ये वाला कि अशोक को अशोक से पहले किस नाम से जाना जाता था। इस इंस्क्रिप्शन में अशोक के नाम के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सॉरी, जैनिज्म के अंदर ये माना जाता है कि जो दुनिया है वो खुद बनी है और मेंटेन्ड होती है बाय द लॉ, बाय द यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या ऑप्शन क्या होगा, इसमें यूनिवर्सल लॉ होगा। यूनिवर्सल क्या होता है, लॉ होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बट अगर जो हम इसके बारे में बात करें कि ये चीज़ है क्या, बट इसमें क्या होता है कि जो जैन फिलॉसफी है, ये बात करती है कि जो यूनिवर्स है, दुनिया है, दुनिया को क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, ये सारा काम होता है यूनिवर्सल लॉ के तहत, यूनिवर्सल लॉ के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अब ये जो जैनिज्म है बेसिकली, ये भारत देश के अंदर जो एक ओल्डेस्ट फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, जिसके अंदर सेपरेट कर दिया गया दो चीज़ों को, कि सेपरेट किया गया बॉडी, जो आपका शरीर है, और प्लस जो उसकी आत्मा है, सोल, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में बात की गई। और ये जो जैनिज्म है, ये डील करता है रियलिटीज़ के साथ, कॉस्मोलॉजीज़ के साथ, विटालिज्म के साथ में, ठीक है। तो ये कई तरीके की चीज़ों के साथ में डील करता है। अब ये एक ऐसा अटेम्प्ट है बेसिकली जो रैशनलिज्म्स के बारे में बात करता है, ठीक है। और इसके अंदर कहा गया है कि जो ये यूनिवर्सल लॉज हैं, दीज आर द कॉस्मिक लॉज, कॉस्मिक लॉज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि है क्या चीज़, बट दिस माइट बी अ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलेक्जेंडर के बारे में पूछा है। अलेक्जेंडर भारत में कब आया, उसने भारत पर किस कालखंड में आक्रमण किया। तो अब अगर जो हम अलेक्जेंडर के बारे में हम जान रहे हैं, अलेक्जेंडर कौन है, अलेक्जेंडर वही है जिसे हम कहते हैं सिकंदर, ठीक है। ग्रेट सिकंदर जो दुनिया पे फतेह करने निकला था, और ये था अलेक्जेंडर आपका, अलेक्जेंडर थर्ड बेसिकली, ठीक, अलेक्जेंडर थर्ड था। तो अगर जो हम इसके बारे में सॉरी बात कर रहे हैं, तो इसकी पूरे चीज़ों की प्रक्रिया के बारे में हम जानते हैं कि कब इसने क्या क्या किया और कब कहाँ कहाँ गया। देखिए अलेक्जेंडर जो है, इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, या अलेक्जेंडर थर्ड, ठीक है। इसका जन्म जो हुआ था वो 356 बीसी के आसपास में हुआ। कहाँ पर ये हुआ था, पेला, पेला नाम की एक जगह है, कहाँ पर, मैकेडोनिया में, मैकेडोनिया एक देश है, वहाँ पर जो पेला नाम की जगह है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ। दिस इज द बर्थ प्लेस, ठीक है। बर्थ हुई आपकी अलेक्जेंडर सिकंदर द ग्रेट की। ये वहाँ पर राजा बना, और राजा बना ये 336 से लेकर 323, 323, ठीक है। इस ड्यूरेशन तक ये उस पूरे एरिया का क्या रहा, किंग बना रहा, ठीक है। बेसिकली कहा जाए कि पर्शियन एम्पायर का किंग था ये, पर्शिया, ठीक है। ये क्या देश है, पर्शियन एम्पायर है ये, पर्शिया का ये
किंग था और इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी अपने पूरे जब इस 30 साल का था लगभग, तो 30 साल की उम्र में ये बाहर निकल गया देश से कि भाई दुनिया फतेह करनी है इसे। तो ये मूव किया आपका एशिया की तरफ और साउथ अफ्रीका जो नॉर्थ ईस्ट साउथ अफ्रीका का एरिया है उस तरफ इसने कई इलाकों को इसने जीता, ठीक है। और फिर ये फाइनली पहुंचता है आपको, देखिए अगर जो हम वर्ल्ड की बात करें तो ये इस तरीके से वर्ल्ड है, यहाँ पे पर्शिया है, तो पर्शिया से होते हुए ये आपका अफ्रीका में गया, अफ्रीका से फिर एशिया में आया, आपका अफगानिस्तान, इराक, ये सब जीतने के बाद ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है, ये उस टाइम पर जो अफगानिस्तान वाला एरिया था वो आपका क्या था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इंडिया का था। तो वहाँ पर पहुँचा ये 326 बीसी के आसपास, ठीक है। 326 बीसी के पास ये कब कहाँ पहुँचा, भारत में, इंडिया पहुँचा। और इंडिया में ये जो रिवर रावी थी यहाँ पर, रावी रिवर, ठीक है, सॉरी नॉट रावी, दैट्स इंडस रिवर, रावी रिवर नहीं, इंडस रिवर थी यहाँ पे। इंडस रिवर को क्रॉस करके ये तक्षशिला जो राज्य था, तक्षशिला राज्य, वहाँ पहुँचा। और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो वहाँ का किंग था पोरस, उसको उसने हराया, चैलेंज किया बेसिकली उस रिवर पर आकर, ठीक है। और पोरस का जो राज्य था वो था झेलम रिवर और चिनाब, झेलम और चिनाब रिवर, इन दोनों के बीच में जितना भी एरिया था उस पर राज करता था आपका पोरस, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया की हार होती है और एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई, ठीक है, वॉर, वो जो यहाँ पर देखने को मिलती है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ हैडस पास, ठीक है, बैटल ऑफ हैडस पास। अब कभी आपको पूछा जाए कि बैटल ऑफ हैडस पास कहाँ हुई, ये आपकी रावी नदी के किनारे, सॉरी इंडस नदी के किनारे, जहाँ पर झेलम और चिनाब के बीच का जो इलाका था जिसमें पोरस और अलेक्जेंडर सिकंदर, है ना, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई देखने को मिली, ठीक है। और अलेक्जेंडर ने पोरस का जो पूरा साम्राज्य था उस पर कब्जा कर लिया, उसे हरा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद अलेक्जेंडर आगे नहीं बढ़ा, मतलब देखिए ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है आपका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और वेस्टर्न ऑफ इंडिया करंट टाइम पर जो है वहाँ का एरिया था ऑलमोस्ट। तो उस एरिया में लड़ाई करने के बाद, बैटल जीतने के बाद वो आगे आपका दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ा, वो क्या वापस चला गया। और वापस चला गया मतलब जीतने के बाद उनको बोला कि भाई जो किंग है आप राज करो बट मेरे नाम पर, है ना, मतलब सोवरेनिटी मेरी होगी, रूल आप कर रहे होगे, ठीक है। अलेक्जेंडर इंडिया में लगभग जो है 19 महीने तक रहा, ठीक है। जब ये 326 बीसी के आसपास भारत आया था तब से लेके 325 बीसी तक ये भारत में ही रहा, कई कई इलाकों में रहा, ठीक है। 19 महीने अप्रॉक्सीमेटली 19 मंथ तक ये भारत के अंदर रहा, ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर अपनी आर्मी को लेकर वापस वेस्ट की तरफ, मतलब अपने देश की तरफ, पश्चिम की तरफ मूव हुआ। और जब ये मूव हो रहा था तो रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी जो डेथ होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है बेबीलोन, बेबीलोन नाम की एक जगह है जहाँ पर 13 जून 323 बीसी, 13 जून 323 बीसी के आसपास में, एक अप्रोक्सीमेटली इसी डेट में, ठीक है, बेबीलोन नाम की जगह में जो अलेक्जेंडर है, सिकंदर द ग्रेट, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और 325 बीसी, देखिए ये आपका था जून का टाइम है ना, 13 जून, ठीक है। तो ये मूव करता है तो अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 323, राइट, ठीक है। इस डेट में ये मर जाता है। अब ये जो भारत आया था, तो ये भारत से जब वापस जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली जुलाई का जो टाइम होता है, जुलाई मंथ में आपका 325 बीसी में, जुलाई के महीने में वापस जाता है। और 2 साल के बाद लगभग ये अपने वेस्ट की तरफ जा ही रहा होता है अपने देश, तो रास्ते में इसकी बेबीलोन नाम की जगह पे मौत हो जाती है। तो ये एक पूरा घटनाक्रम रहा है इसका अलेक्जेंडर के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये भारत कब आया, भारत पर आक्रमण कब किया, तो वो था इसको क्वेश्चन का आंसर 326 बीसी के दौरान, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं कब कब क्या हुआ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलेक्जेंडर से रिलेटेड। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेम ऑफ चेस। जो चेस का गेम होता है ना, शतरंज, ठीक है। जैसे आप ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को जानते ही होंगे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने चेस के फील्ड में। तो
वही चेस वाला गेम है। ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ किस कालखंड में, किसके पीरियड में, है ना, ये पूछा गया है। तो ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था इंडिया के अंदर गुप्ता एम्पायर के टाइम पर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गुप्ता पीरियड के टाइम पर। और इसको जिस टाइम पर ये ओरिजिनेट हुआ उसे इस टाइम पर इसे कहा जाता था चातुरंगा, दैट्स चाटुरंगा के नाम से जाना जाता था इस खेल को। चेस तो आप कहते हैं, उस टाइम पर ऐसे कहा जाता था चाटुरंगा, ठीक है। बट चाटुरंगा और एक और नाम था इसका, इसका नाम था अष्टपाड़ा, अष्टपाड़ा, चाटुरंगा अष्टपाड़ा, ठीक है। चेस के कहा जाए तो इनिशियल ये अलग अलग नेम्स हैं, ठीक है। बट जब पर्शिया से ट्रैवलर्स इंडिया में आए एंशंट इंडिया के टाइम पर, तब उन्होंने इस गेम को अपनाया, देखा, समझा, तब उन्होंने इस गेम का नाम जो है क्या रखा था, शतरंज, शतरंज, ठीक है। चेस तो हम इंग्लिश में कहते हैं, बट हिंदी में या उर्दू में बेसिकली अरबिक वर्ड में इसे कहा जाता है शतरंज, ठीक है। और ये था चेस के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्ता काल। चलिए फिर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंग सांग। विंग सांग एक जो आपका था, ये चाइनीज ट्रेवलर था, चाइनीज ट्रेवलर, ठीक है, जो भारत आया किसके काल टाइम पीरियड में, किसके कालखंड में, ये पूछा गया। तो ये आया था, विंग सांग का एक और नाम था, इसको कहा जाता था जुआंगजैंग, जुआंगजैंग, विंगसांग और जुआंगजैंग, ये दोनों एक ही नाम है। बेसिकली चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर था, जो कि तांग पीरियड, जो चाइना के अंदर एक उस टाइम पर चल रही थी, जो राज चल रहा था, वो चल रहा था चांग डायनेस्टी का, ठीक है। चांग पीरियड में जब चाइना में डायनेस्टी चल रही थी, चांग डायनेस्टी, उस टाइम का ये एक ट्रैवलर था। तब ये भारत आया। भारत आता है ये कब, भारत आता है 2629 एडी के अंदर, ठीक है। हम एडी में बात कर रहे हैं अभी, बीसी हमारा ख़त्म हो चुका है, एडी में आ रहे हैं। तो एडी के अंदर ये आता है, और किस के टाइम पीरियड में है, और वो टाइम पीरियड था हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन के टाइम पर आता है, और हर्षवर्धन जो है ये वर्धान डायनेस्टी, वर्धान डायनेस्टी के क्या हैं, किंग हैं, ठीक है। और वो भारत में रहता है लगभग 13 से 14 साल के आसपास, लगभग ये भारत में रहता है। और उसका जो टाइम पीरियड है, मतलब 14 साल, मतलब अगर जो हम बात करें 629 में आया, तो 13 से 14 साल का मतलब हो गया 645 एडी तक, ठीक, इतने साल तक ये इस ड्यूरेशन में बेसिकली ये भारत के अंदर रहता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसने जब ये चाइना से निकला, तो सेंट्रल एशिया का रूट लेते हुए, चाइना से निकला, सेंट्रल एशिया होते हुए कश्मीर से ये भारत में, नॉर्थ में, मतलब जो कश्मीर का इलाका है, कश्मीर से भारत में एंटर करता है, ठीक है। और फिर ये जाता है आपका सौराष्ट्र, वल्लभी, वल्लभी और सौराष्ट्र जो आपके वेस्ट में है, पश्चिम की तरफ है भारत में, गुजरात के इलाका जो है। फिर ईस्ट में ये जाता है कमरपुरा में, ठीक है, कमरपुरा नाम की जगह जो है ईस्ट के अंदर। देखिए कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये आया और कहाँ कहाँ विजिट किया इसने, है ना, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। आपका नॉर्थ में कश्मीर से आया था, वेस्ट में आपका गया सौराष्ट्र और वल्लभी में, ठीक है, और ईस्ट में गया, कहाँ गया था, कमरपुरा में, ठीक है। और फिर साउथ की तरफ जब ये मूव किया, तो साउथ की मूवमेंट में मालाकोटा, मालाकोटा नाम की एक जगह, वहाँ तक ये गया, ठीक है। और ये कई सारी एरियाज को टच किया इसने, रहा वहाँ पर, स्कॉलर्स किए, मतलब पढ़ाई की और चीज़ों को जाना, ठीक है। और इसने 2 साल नालंदा यूनिवर्सिटी, जो बिहार की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी रही है, नालंदा यूनिवर्सिटी में भी इसने 2 साल तक जो है पढ़ाई की है, मतलब ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है। और जब ये वापस गया तो उसने एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम था आपका CU, ये नाम स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, सी, क्योंकि चाइनीज़ नेम है, थोड़ा सा बोलने में हो सकता है, बट स्पेलिंग से आपको क्लियर हो जाए, CU की, ठीक है, CU की। ये जो एक बुक है, अकाउंट है बेसिकली इसकी जर्नी के बारे में, जो इंडिया में इसने विजिट किया, जर्नी टू द वेस्ट के बारे में, इसके नाम से CU का मतलब होता है जर्नी टू द वेस्ट। इसमें इंफॉर्मेशन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इन सभी लाइफस्टाइल्स के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, एक्टिविटीज़, प्रशासन, रिलीजन, एजुकेशन सिस्टम, उस समय की सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादातर इसके अंदर वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये है ह्यून सांग, चाइनीज ट्रैवलर, जो आया था 1629 ईडी में भारत, ठीक है। आपको ध्यान रखना है किसके टाइम पर, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई है, जिसे कहते हैं
हर्षचरिता, हर्षचरिता कहा जाता है, जिसे लिखा है बाण भट्ट ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, हर्षचरिता किसने लिखी? बाण भट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन के बारे में बताती है, ठीक है। ये हर्षवर्धन, बाण भट्ट कौन है? ये हर्षवर्धन का जो दरबार था वहां पर कोर्ट पोएट थे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन लगेगा आपको, शायद कम सुना हो, बट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब देखिए पूछा गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल है, ठीक है, जो किस प्रांत की है? अवंतीपथ, जो अवंतीपथ प्रांत है उसकी कैपिटल कौन सी है? अब देखिए जो मौर्य एम्पायर है, अगर जो हम उसकी बात करें तो मौर्य एम्पायर को जैसे आपका ये सेंट्रल में है, सेंट्रल प्रोविजन जिसे कहते हैं हम, सेंट्रल प्रोविजन, तो सेंट्रल प्रोविजन, थोड़ा सा इसे जस्ट अ मिनट, तो देखिए हम बात कर रहे हैं मगध एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो मगध का जो एम्पायर था उसका जो सेंट्रल प्रोविजन था, मध्य का केंद्र, सेंट्रल प्रोविजन, तो सेंट्रल प्रोविजन के उत्तर में, नॉर्थ के साइड में जो नॉर्थन पार्ट है, नॉर्थ का जो पार्ट है, उस पार्ट को कहता है उत्तर पथ, ठीक है, उत्तर पथ। और उत्तर पथ की कैपिटल थी तक्षशिला, ठीक है, उत्तर पथ की कैपिटल थी तक्षशिला। फिर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट की तरफ जो एरिया था मगध का उसे कहा जाता है परिचय परिचय पथ, परिचय पथ के नाम से जाना जाता है। और वहाँ की कैपिटल थी आपकी तोशली या फिर कालिंगा, तोशली या फिर आप दूसरे नाम जानते हैं उसे कालिंगा के नाम से। दक्षिण की तरफ अगर जो हम बात करें तो दक्षिण की तरफ में, साउथ की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो साउथ में जो एरिया था उसे कहा जाता है दक्षिण दक्षिण पथ, दक्षिण पथ, ठीक है। और यहाँ की जो कैपिटल थी वो थी सुवारी गिरी, सुवारी गिरी, सुवारी गिरी, ठीक है, दैट इज द सुवारी गिरी इज द कैपिटल ऑफ दक्षिण मगध एम्पायर। फिर हम बात करें वेस्ट की, तो दैट इज द वेस्टर्न पार्ट, वेस्ट पार्ट को कहा जाता है अवंती पथ, ठीक है, अवंती पथ। और यहाँ की जो कैपिटल थी वो थी उज्जैन, ठीक है। तो ये देखिए मगध एम्पायर सेंट्रल प्रोविजन जो आपका मध्य प्रदेश वाला मोस्टली इलाका है, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा बिहार और झारखंड वाला इलाका, दैट इज द सेंट्रल पार्ट। इसके नॉर्थ में जाते हैं तो क्या है, साउथ वेस्ट, चारों डायरेक्शंस में आपको कौन से एरिया को क्या कहा जाता है, कि उसकी कैपिटल क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर हम बात कर रहे थे, वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया अवंती पथ, अवंती पथ कहाँ था आपका? वेस्टर्न साइड में, तो उसे क्या कहा जाता है, वहाँ की कैपिटल क्या है? उज्जैन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द टेम्पल्स, टेम्पल्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो अगर जो हम हर टेम्पल के बारे में बात करें, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल मतलब ये कब बने, क्या रहा इनका सिस्टम, मतलब बेसिकली टाइम, जब कोई क्रोनोलॉजी की बात आती है तो क्रोनोलॉजी का बेसिक मतलब होता है कि उसके टाइम पीरियड से बारे में बात कर रहा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे बात की जा रही है। तो अगर जो हम बात करें किसी एक टेम्पल को उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में शोर टेम्पल है, तो शोर टेम्पल जो है उसको जस्ट मिनट, तो क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ था आपका शोर टेम्पल, है ना, शोर टेम्पल। तो शोर टेम्पल आपका जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है महाबलीपुरम में, महाबली नॉट दिस मच, इसे क्लिक करें थोड़ा सा, शोर टेम्पल, शोर टेम्पल आपको देखने को मिलता है महाबलीपुरम के अंदर, महाबलीपुरम, ठीक है। और इसे बनवाया था नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के द्वारा, ये बनवाया गया किसके द्वारा? नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, सेकंड जो थे उनके द्वारा बनवाया गया था। और इस को कहा जाता है जय सिम्हा के नाम से जाना जाता है, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय को जय सिम्हा, राजा, नॉट जय सिम्हा, दैट इज राजा, राजा सिम्हा, राजा सिम्हा के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जब बनवाया था ये टेम्पल तो वो टाइम पीरियड था अप्रोक्सीमेटली 700 से लेके 728, 728 बीसी, 700 टू 728 बीसी के आसपास का जो टाइम पीरियड था, ये आपका पहला टेम्पल दिया हुआ था। फिर अगर जो हम बात करें, सेकेंड टेम्पल था यहाँ पर लक्ष्मणा टेम्पल, ठीक है, लक्ष्मणा टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, ठीक है,
लक्ष्मण टेम्पल, और ये कहाँ पर है? लक्ष्मण टेम्पल ऑफ, इसे कहा जाता है लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खुजराहो, 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 ठीक है। लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खुजराहो कहा जाता है, जो कि डेडिकेटेड है किसको? विष्णु, जो गॉड विष्णु है, भगवान विष्णु, उनको डेडिकेटेड है। और ये बना था आई थिंक 954 BC के आसपास, ठीक है। नॉट BC, दैट्स अ CE, कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा, ठीक है। 954 कॉमन एरा के आसपास में बना था बाय द चंदेल किंग, इसे बनवाया था चंदेल किंग के द्वारा, ये बना था चंदेल किंग, उनका नाम था डांगा, ठीक है, दांगा, DHANGA, डांगा किंग जो थे, ठीक है। अब इस जो आपका लक्ष्मण टेम्पल है, इसके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स और स्टेयर्स देखने को मिलती है, लंबी सी सीढ़ियों का एक स्टेयर आपको मंदिर के बाहर देखने को मिलता है। थर्ड टेम्पल है यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, वो है सन टेम्पल, सन टेम्पल, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे ये कहाँ पर है, ठीक है। और ये सन टेम्पल जो बेसिकली बना था, ये बना था 11th सेंचुरी के आसपास, 11th सेंचुरी का मतलब, अगर जो हम एग्जैक्ट टाइम पीरियड की बात करें तो 1026 CE कॉमन एरा के अराउंड ये टेम्पल आपका बना था, ठीक है। और इसे बनवाया था राजा भीमदेव, भीमदेव फर्स्ट ने, ठीक है। और इनकी जो डायनेस्टी थी, राजा भीमदेव की जो डायनेस्टी थी, वो थी सोलंकी डायनेस्टी, ये थे सोलंकी डायनेस्टी के किंग, सोलंकी डायनेस्टी के किंग थे। देन हमारे पास एक और टेम्पल था, फोर्थ टेम्पल, चौथा टेम्पल, तो चौथा टेम्पल का नाम था कामाख्या टेम्पल, दैट इज, देखिए सन टेम्पल आपका कहाँ है? उड़ीसा के अंदर, और कामाख्या जो टेम्पल है, ये बनवाया, ये था बेसिकली एक, दिस इज अ शक्तिपीठ, इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो गॉडेस कामाख्या है उनके लिए डेडिकेटेड टेम्पल है, जो बना था 17वीं शताब्दी के अंदर, 17th सेंचुरी के अंदर बना था, ठीक है। असम के अंदर है कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी जो प्लेस है असम के अंदर, वहाँ पर ये टेम्पल देखने को मिलता है। देखिए अभी हमने जितने भी बात कर ली, देखिए 700 में, फिर ये 900 में आ गया, फिर 1000 में आ गया, 17वीं शताब्दी का मतलब 1600 CE के आसपास की हम बात कर रहे हैं, मतलब AD कह लीजिए या CE कह लीजिए, तो सेम चीज़ होती है दोनों, कॉमन एरा या AD, ठीक है। तो देखिए क्रोनोलॉजी क्या बन गई, यही वाली शोर, लक्ष्मण, सन टेम्पल और कामाख्या, यही क्रोनोलॉजी आपकी बन गई। इसी क्रोनोलॉजी में हमने बात कर ली इनके बारे में, टाइम पीरियड के बारे में। वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहला कौन सा था? देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हो गया है। शोर टेम्पल आपका सबसे पहले बना, फिर लक्ष्मण टेम्पल, फिर मोदेरा सैंड टेम्पल जो आपका उड़ीसा के अंदर है, कामाख्या टेम्पल आपका असम के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी टेम्पल के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए, ये आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी वो पर्सनैलिटी है जिसे फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कहा जाता है। फादर ऑफ तमिल लिटरेचर जिसे कहा जाता है वो है आपके अगस्त्य, ठीक है। महर्षि अगस्त्य जो है उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ तमिल लिटरेचर, ठीक है। इसके बारे में हमें जो तमिल के स्क्रिप्ट्स हैं या कॉन्टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमें मिले हैं तमिल से तमिल लैंग्वेज के, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगस्त्य इज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके जो पार्ट 3 है हमारा सेट 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप सो क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आया होगा। कहीं आपको डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो आपके लिए बस एक छोटा सा काम, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।